सुरंजन की आंखें अब भी बंद थीं, तहम अब यूं लग रहा था जैसे वो बेआराम सी नींद सो रहा हो। मैं नहीं जानता था कि उसकी हालत अब खतरे से पूरी तरह बाहर है या नहीं, लेकिन बज़ाहिर वो अब काफी बेहतर लग रहा था। मैं बड़ी मेज के पास से कुर्सी खींचकर उसकी मसहरी के पास बैठ गया। उसके लिबास की तरह सारा बिस्तर भी बुरी तरह शराबोर हो चुका था, लेकिन मैंने फिलहाल सूरत हाल को जूं का तूं रखना बेहतर समझा। मैंने बगौर जायजा तो लगा लिया कि सुरंजन दास के होंठों की रंगत में नीलाहट झलक रही है। मुझे ये तो पता था कि वो आदी शराब नोश है, लेकिन शदीद बुखार की कैफियत में भी बला नोशी तो सरासर हिमाकत बल्कि मौत को दावत देने के मुतरादिफ थी। मैंने सोचा कि उसकी खुशबख्ती मुझे इत्तेफाकन यहाँ खींच लाई है, वरना शायद कई दिन बाद उसकी गली सड़ी लाश ही यहाँ से मिलती। किसे पड़ी है कि इस छड़े छांट तन्हाई पसंद आदमी की खलवत में बिला वजह मुदाखलत का सोचे। तभी छोटी मेज के पायों के दरमियान पड़ी हुई एक भूरी सी चीज पर मेरी नजर पड़ी। मैंने झुककर करीब से देखा। वो ब्राउन पेपर की छोटी सी कदरे फूली हुई पुड़िया थी। मैंने उसे उठा लिया और उसका मुंह खोलकर अंदर झांका। मुझे वहाँ सफेद रंग का चमचा भर सफूफ दिखाई दिया। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पुड़िया में शहादत की उंगली दाखिल की और पहले पूर के सिरे की मदद से कुछ सफूफ निकाल लिया और अंगूठे की मदद से उसे मसल कर देखा। वो पहाड़ी नमक के मुकाबले में मुलायम था, ताहम टेल्कम पाउडर की निस्बत कुछ ज्यादा दानेदार था। मैंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि ये क्या चीज हो सकती है, पिसी हुई गोलियां या कोई और कीमियाई मादा। कहीं सुरंजन दास ने खुदकुशी की कोशिश तो नहीं की है। शराब में जहरीला सफूफ मिलाकर पीने से वो एक पुरसुकून मौत से हमकनार होना चाहता होगा। इस कदर तन्हा और वीरान जिंदगी जीना और किसी उम्मीद और आस के बगैर जीते चले जाना कोई आसान तो नहीं होगा। तभी मेरी खोपड़ी में झमाका सा हुआ। ये लिफाफा इसी मेज पर से फिसल कर गिरा है, यानी ये शराब और सोडे के साथ सुरंजन दास के सामने मौजूद रहा होगा। ऐन मुमकिन है ये कोई नशा आवर मादा हो और वो उसे पसंदीदा मशरूब में मिलाकर पी रहा हो। लेकिन क्यों? नशे की शिद्दत में इजाफे के लिए? और शराब की असरंगेजी दोबाला करने वाली ये चीज कोई नशा आवर कीमियाई मादा ही हो सकती है। लेकिन ये है कौन सा नशा? मैं चरस को ठोस और सफूफ दोनों शक्लों में लड़कपन से बखूबी पहचानता हूँ। बर्रे सगीर पाको हिंद के इस सबसे बदनाम नशे का रंग सफेद तो हो ही नहीं सकता। ये सफूफ मॉर्फिन हो सकता है या फिर कोकेन। मैंने अपने आप को समझाया कि इसकी तस्दीक तो बाद में भी हो सकती है। पहला काम तो उस चुगद सुरंजन दास की जिंदगी बचाना और उसे होश में लाना है। अब तो उसके मुआयने के लिए किसी मौलिज को भी नहीं बुलवाया जा सकता, न ही उसे किसी अस्पताल ले जाया जा सकता है, वरना उसका पोल खुल जाएगा और इंडियन एयरफोर्स से उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। उसके साथ ही उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा भी छिन जाएगा। लड़ाका तैयारों से दूर रहकर ये ज्यादा नहीं जी पाएगा। मैंने एक बार फिर गौर से सुरंजन दास की हालत का जायजा लिया। मुझे लगा कि उसकी तबीयत में मजीद सुधार आया है। उसका वक्फे वक्फे से कसमसाना, गीले बिस्तर और लिबास के जरिए जिस्म को पहुंचने वाली नाखुशगवार ठंडक का नतीजा भी तो हो सकता है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मैंने सफूफ की पुड़िया अपनी जेब में रखी और हरकत में आ गया। उस पले पलाए सांड को हटाकर उसका बिस्तर निकालना कोई आसान काम नहीं था। मैंने किसी न किसी तरह बिस्तर की जगह एक कंबल बिछाकर उसे लिटा दिया। अलबत्ता लिबास उतारने की बजाय फाड़ कर जिस्म से अलग करना ज्यादा आसान लगा। मैंने उसके बरहना जिस्म को भी एक कंबल से ढांप दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। गरमाइश पहुंचते ही उसका जिस्म पुरसुकून हो गया और वो हकीकी मानों में मीठी नींद के मजे लूटता दिखाई देने लगा। मुझे वहां पहुंचे लगभग 1 घंटा गुजर चुका था। रात गहरी हो रही थी और मेरे मेजबान के होश में आने या बेदार होने के फिलहाल कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने एक बार फिर उसकी नब्ज की जांच की। अब वो लगभग मामूल के वक्फों से फड़क रही थी। अब उसकी हालत खतरे से बाहर थी और सुबह बेदार होने तक उसका जिस्म मजीद बहाल हो जाता। मेरा दिल चाहा कि उसे यूं ही पुरसुकून नींद सोता छोड़कर यहाँ से रुखसत हो जाऊं, लेकिन फिर फर्ज की पुकार ने उस जज्बा हमदर्दी को पसपाई पर मजबूर कर दिया। मैं जिस मकसद के लिए सुरंजन दास को ढूंढता हुआ यहाँ आया था, उसका तकाजा था कि मैं आज रात ही उससे बात करके अपने मकसद से हम आहंग ताउन पर आमादा करूं। मैं उसके बेदार होने के लिए कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे उससे बात करके ही यहाँ से जाना है, चाहे उसके मुकम्मल होशो हवास में आने का मुझे सुबह तक इंतजार करना पड़े। मैं लगभग 40 मिनट उसकी पायंती से लगा बैठा रहा। उसकी शक्ल इतनी दिलकश हरगिज नहीं थी कि मैं बेजार हुए बगैर उसे तकता रहता। मैंने उठकर कमरे से बैरूनी दरवाजे तक के कई चक्कर लगाए, फिर उसकी कैफियत में कोई फर्क न पाकर मामूल में किसी तब्दीली की जुस्तजू में उसके छोटे से बावर्ची खाने में घुस गया।
वहां एक पतीली में बिरयानी और पुलाव की कोई दरमियानी शक्ल के गोश्त वाले चावल मौजूद थे। जाहिर है वो मेरे किसी काम के नहीं थे। अलबत्ता साथ ही खुश्क दूध की आधी थैली और लिप्टन चाय का छोटा डिब्बा दिखाई दिया तो मिट्टी के तेल के स्टव पर केतली में पानी चढ़ा दिया। वहीं से मुझे प्लास्टिक की थैली में बंद एक फ्रूट बन भी मिल गया जो सुरंजन ने शायद नाश्ते के लिए रखा होगा। मैंने महज खुश उम्मीदी के सहारे 4 प्याली चाय जितना पानी उबलने रखा था। उबलते पानी में पत्ती डालकर मैं सुरंजन दास का जायजा लेने आया तो उसे पुरसुकून अंदाज में महवे ख्वाब पाया। मैं एक बार फिर बावर्ची खाने की तरफ चला गया और फिर चाय की 2 प्यालियां भर के ले आया। फ्रूट बन भी साथ था। शराब और लवाजिमात बड़ी मेज पर मुंतकिल करके मैंने दोनों प्यालियां छोटी मेज पर सजाई और एक मोहूम सी उम्मीद के सहारे सुरंजन दास को पुकारा। चाय तैयार है मिस्टर पायलट, एक घूंट पीकर देखो, मजा आ जाएगा। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज काफी बुलंद रखी। उसने मेरी पुकार पर कोई नुमाया रद्द अमल जाहिर नहीं किया, लेकिन जाने क्यों मुझे लगा कि मेरी आवाज ने उसकी हिस्से समात को छेड़ा है। मैंने दोबारा पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में कहा, सुरंजन उठो यार, ये क्या बदतमीजी है। मेहमान का आमतरन। यकयक मुझे उसकी पलकों में जुम्बिश महसूस हुई, यानी उसका दिमाग न सिर्फ काम करने के काबिल था बल्कि समात के जरिए पहुंचने वाले सिग्नल पर जिस्म को रद्द-ए-अमल दिखाने का हुक्म दे रहा था। मैंने बेख्तियार दिल में उभरने वाली खुशी की लहर को दबाया और झुककर बाल्टी में से डोंगे में थोड़ा पानी ले लिया। मैंने अपना दायां हाथ पानी में डुबोया और फिर सुरंजन के मुंह पर झपका मारा। सर्द पानी मुंह से टकराते ही उसने झुरझुरी और सुबकी ली और फिर इनकार के अंदाज में तेजी से गर्दन हिलाई। मैंने एक बार फिर जोर से उसे पुकारा, क्यों परेशान कर रहे हो सुरंजन महाशय, चाय ठंडी हो रही है, अब जाग भी जाओ। एन उसी लम्हे उसकी पलकों में वाज़े जुम्बिश हुई। फिर उसने आंखें खोलकर चंद बार पलकें झपकाईं। उसे अपनी आंखें खुली रखने के लिए शायद जोर लगाना पड़ा, ताहम वो देखने के काबिल हो गया। मैंने एक बार फिर उसे पुकारा तो उसने बराह रास्त मेरे चेहरे की तरफ देखा। मुझे लगा मुझे पहचानने में उसे मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन वो ज्यादा देर मेरी तरफ न देख सका और एक अजियतनाक बुलंद आहंग कराह के साथ उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। हाय भगवान, मेरा सर मर गया रे, हाय। फिर वो अपनी कनपटियों से जरा ऊपर दोनों हाथों से खोपड़ी भींचे लगभग चीखने के अंदाज में आहो बुका करने लगा। मैंने झुककर उसका दायां शाना थपकते हुए तसल्ली दी। कहा, बर्दाश्त करो सुरंजन, चिंता न करो, तुम अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। ये बताओ, तुम्हारे घर में सरदर्द की कोई गोली वगैरह है? उसने बमुश्किल हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बड़ी मेज की तरफ इशारा किया। मैंने जल्दी से जाकर ऊपर ही दराज खोली। दूसरी दराज में मुझे दर्द कुछ गोली सेरिडोन का पत्ता मिल गया। मैंने एक गिलास पानी में 2 गोलियां घोलकर सुरंजन के हाथ में गिलास थमा दिया। कहा, सर का ये दर्द तुमने खुद मोल लिया है, झटपट पी जाओ, अभी कुछ देर में दर्द कम हो जाएगा। उसने दायां हाथ सर से हटाकर किसी न किसी तरह दवाई मिला पानी हलक से उतार लिया और फिर दोबारा कराहें भरने लगा। ताहम शायद रफ्ता रफ्ता उसकी अजियत में कमी होने लगी। बिलाखिर उसने अपना सर गिरफ्त से आजाद कर दिया। मैंने कहा, बस अब जल्दी से प्याली उठाओ और चाय पी जाओ, ठंडी हो रही है, सर के दर्द में और कमी आएगी। उसने 2 घूंट में प्याली खत्म कर दी, यानी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मैं उसे इंतजार का कहकर एक बार फिर बावर्ची खाने में गया और चाय गर्म करके दोबारा प्यालियां भर लाया। मेरी वापसी तक उसकी हालत मजीद संभल चुकी थी और वो कंबल लपेटे मसहरी से पांव लटका कर बैठा दिखाई दिया। उसने चाय लेते हुए कहा, बहुत धन्यवाद रोहित जी, परंतु मुझे हुआ क्या है, मेरे कपड़े और बिछोना कहाँ गए, आप यहाँ कब आए? मैंने कहा, सब बता दूंगा यार, पहले तुम चाय पियो, फिर ठंडी हो जाएगी। उसने तायद में सर हिलाया और मजे लेने के अंदाज में घूंट घूंट चाय पीते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट चाय बनाई है रोहित भैया, धन्यवाद। मैंने फ्रूट बन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भी खाओ, तबीयत जल्दी संभल जाएगी। उसने कहा, वो तो ठीक है, परंतु मुझे लगा कि मेरा सर दर्द से फट जाएगा, मेरी ये हालत इतनी खराब कैसे हो गई? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर लहजे में कहा, ये तो तुम बेहतर बता सकते हो श्रीमान जी। मुझे लगा कि वो मेरी बात समझ नहीं पाया, लिहाजा मैंने उसे वजाहत के साथ पूरी सूरत हाल समझाना बेहतर समझा। मैंने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो सुरंजन भैया, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम अभी चंद मिनट पहले मौत के मुंह से वापस आए हो। अगर भगवान मुझे आज यहाँ न भेजता तो तुम स्वर्ग यात्रा पर जा चुके होते, बल्कि अगर मैं आधे पौने घंटे देर से यहाँ पहुँचता तो मुझे तुम्हारी अकड़ी हुई लाश यहाँ मिलती। मैं यहाँ आया तो तुम्हारा बदन आग की तरह तप रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कोयले का इंजन पूरी रफ्तार से पटड़ी पर दौड़ रहा हो, और नब्ज का तो पूछो मत। परमात्मा का शुक्र करो कि उसने ठीक समय पर मेरी बुद्धि में तुम्हारे बदन पर तुरंत ढेर सारा पानी बहाने की बात डाल दी, जिससे तुम्हारी हालत संभल गई और तुम बच गए।
मेरी बात जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मुझे सुरंजन की आंखें खौफ और ताज्जुब की फरावानी से फैलती नजर आई। मैं खामोश हुआ तो उसने गोया सीने में अटकी सांस आजाद करते हुए बमुश्किल कहा, हे भगवान, इसका मतलब है तुमने मुझे नया जीवन दान किया है रोहित भैया। इसके लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारा आभारी रहूंगा। परंतु मैं तो बिल्कुल सेहतमंद और हट्टा कट्टा था। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही कि मुझे क्या हो गया। मुझे पहले कभी इस तरह दारू नहीं चढ़ी। कितनी बार इससे दुगनी पी चुका हूँ। मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा और मानी खेज लहजे में कहा, अच्छी तरह सोच लो सुरंजन भैया, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। मेरे लहजे की चुभन ने उसे चौंका दिया। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, मैंने अपनी जेब से भूरे कागज की पुड़िया निकालकर मेज पर उसके सामने रख दी। पुड़िया पर नजर पड़ते ही वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बुरी तरह चौंका और फिर मुझे उसके चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ता दिखाई दिया। वो चंद लम्हों तक खाली खाली नजरों से मेज को घूरता रहा। फिर उसने शर्मिंदा सी नजरों से मुझे देखा और बिलाखिर उसे आवाज वापस मिल गई। बोला, ओ ये बात तो वाकई मेरे ध्यान से निकल गई थी। इसे दारू में मिलाकर पीता रहता हूँ। पहले तो कभी ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। मैंने कहा, पहले तो ये बताओ सुरंजन, ये है क्या भला, मॉर्फिन? उसने मेरी बात सुनकर नफी में सर हिलाया और फिर शर्मिंदगी आमेज लहजे में बोला, कोकेन है। मुझे इसकी लत नहीं है। बस महीने 2 महीनों में जब भी शांति की नींद सोने का मन चाहे तो 1-2 चुटकी मिलाकर पी लेता हूँ। इससे नशा गहरा हो जाता है। पीने के बाद ज्यादा आनंद मिलता है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, परंतु आज ये 2 चुटकियां तुम्हें हमेशा का आनंद पहुंचाने वाली थी। कोकेन तो अकेले भी खतरनाक होती है, शराब के साथ मिलकर तबाही मचा सकती है। फिर मैंने खामोश होकर उसे गहरी नजरों से देखा और फिर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तुम पक्की उम्र के समझदार बंदे हो, इसलिए तुम्हें बुद्धि देने की जरूरत नहीं है। परंतु फिर भी दोस्त की हैसियत से सलाह देता हूँ कि कोकेन से हमेशा के लिए तौबा कर लो और शराब भी हद के अंदर पिया करो। अच्छे भागों से आज तो तुम्हारी जान बच गई। शायद दूसरी बार कोई और वक्त पर तुम्हें बचाने न पहुंच सके। मेरी बात सुनकर सुरंजन की आंखें बेसाख्ता नदामत से झुक गईं। मैंने अपनी बात जारी रखी। कहा, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी ये हालत देखकर और कागज की ये पुड़िया मिलने पर मैं तो समझा था कि तुमने जिंदगी से तंग होकर आत्महत्या कर ली है। वैसे तुम जिस तरह अपनी जिंदगी से खेल रहे हो वो भी आत्महत्या से कम नहीं। उसने शर्मिंदा लहजे में कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आइंदा ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा और दारू भी कम कर दूंगा। वो हकीकी मानों में शर्मसार दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे उसकी शर्मिंदगी से ज्यादा उसकी बेवकूफी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की फिक्र थी। चुनाचे मैंने बदस्तूर गंभीर लहजे में कहा, आज की इस दुर्घटना को भगवान की तरफ से चेतावनी समझो। ये लक्षण सिर्फ तुम्हारी तंदुरुस्ती और जीवन के लिए तो खतरनाक हैं ही, इनसे तुम्हारे जीवन का बचा कुचा आनंद और सहारा भी हमेशा के लिए छिन सकता है, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। मेरी जबान से निकलने वाला ताजा इंतबाह शायद उसे पूरी तरह समझ में नहीं आया। उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने हद्दुल इम्कान संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारे घर आने से पहले मैं ऑफिसर्स क्लब गया था और जब तुम वहाँ नहीं मिले तो मैं सीधा यहाँ आ गया, क्योंकि मैं एक अहम और परेशान कर देने वाली खबर पहुंचाने के लिए तुमसे आज हर सूरत मिलना चाहता था। लेकिन जहां पहुंचने के बाद जहां ऐसी आफतनाक सूरत हाल नजर आई कि अपने आने का मकसद बताने का मौका ही नहीं मिल सका। खुद तुम्हारी तो खैर ऐसी हालत ही नहीं थी कि मुझसे पूछ सकते। मेरी बात सुनकर वो अचानक सख्त घबरा गया। बोला, तुम कौन सी परेशानी वाली जानकारी की बात कर रहे हो रोहित भैया? क्या अर्जुन सिंह के भतीजे वाली घटना? मुझे इस बात में सर हिलाते देखकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार नमूदार हो चुके थे। मैंने कहा, तुम्हें तो पता है ना, मैं आजकल कमांडेंट हाउस में ही रह रहा हूँ। कल शाम की चाय पर बातों के दौरान में एयर कमोडोर मिश्रा ने बताया था कि वो क्लब में होने वाली लड़ाई पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर चुका है, जो हेडक्वार्टर भिजवाई जाएगी। सरस्वती मैडम और मैंने पूछा तो मिश्रा ने साफ बता दिया कि वो इस रिपोर्ट में तुम्हें असल दोषी बताएगा, जिसके बाद तुम्हें सख्त सजा मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ पहले भी शिकायत मौजूद है। मैंने देखा कि मेरी बात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सुरंजन दास का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा है। मेरे खामोश होने पर उसने कुछ पूछना चाहा, लेकिन महज लुआब से हलक गीला करने पर इक्तिफा किया। मैंने उसकी हालत पर रहम खाने का नाटक करते हुए कहा, मैं और तुम दोनों जानते हैं कि मिश्रा तुम्हारे बारे में कुछ अच्छे जज्बात नहीं रखता। उसकी जबान से ये बातें सुनकर मैं समझ गया कि वो तुम्हारे खिलाफ इतनी सख्त रिपोर्ट बनाएगा कि ऊपर वाले तुम्हें नौकरी से छुट्टी से कम सजा न देंगे। वैसे भी हेडक्वार्टर में ऊंची कुर्सी पर बैठे अर्जुन सिंह के भतीजे भांजे से मारपीट करने वाले मूर्ख पायलट को कम से कम इतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए। सुरंजन की हालत देखकर मुझे लगा कि उसका सांस किसी भी वक्त रुक सकता है, जबकि हार्ट अटैक भी कोई दूर का इम्कान नहीं लग रहा था। मुझे उस पर सचमुच तरस आ गया। ये पहले ही अपनी हिमाकत की वजह से मौत के मुंह में तकरीबन चला ही गया था।
मुझसे तो उस बेचारे ने अब तक भलाई ही की है। वैसे भी उसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे उससे अपने कई अहम काम निकलवाने हैं। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए नरम लहजे में तसल्ली दी। कहा, परंतु तुम चिंता न करो यार, मैंने मामला संभाल लिया है। तुम्हें तो पता है ना कि एयर चीफ मेरा पुराना यार है और कृष्णा मेनन जी से भी मेरी अच्छी वाकफियत है। मैंने मिश्रा को साफ कह दिया कि सुरंजन दास से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है और अगर तुमने अपनी रिपोर्ट में सारा दोष उस पर डाला तो मैं एसपी इंजीनियर और कृष्णा मेनन के सामने तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा कि तुमने सुरंजन दास से दुश्मनी निकालने और एयर वाइस मार्शल अर्जुन सिंह के सामने अपने नंबर बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट में सारा दोष उस पर डाल दिया है। अपनी बात मुकम्मल करके मैंने सुरंजन दास के तासुरात का बगौर जायजा लिया। मुझे उसकी आंखों में गहरी ममनूनियत और खुशी के मिले जुले जज्बात नजर आए। ताहम उसने गहरे इश्तियाक के साथ पूछा, फिर मिश्रा जी ने क्या कहा? वो तुम्हारी बात मान गए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मानेगा कैसे नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। मुझे पहले ही पता है कि वो तुमसे चिढ़ता है। वैसे भी वो मेरी फरमाइश ठुकराने का अंजाम अच्छी तरह जानता है। मैंने जोर दिया तो सरस्वती मैडम भी तुम्हारी हिमायत में उतर आईं और तुम जानते हो कि वो अपने पति को कैसे उंगली के इशारे पर नचाती हैं। उसके बाद तो मिश्रा की रही सही फूंक भी निकल गई और उसने वचन दिया कि वो अपनी रिपोर्ट में झगड़े को मामूली घटना कहेगा और तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक बात नहीं लिखेगा। मेरी बात मुकम्मल होते ही सुरंजन दास बिस्तर से उठा और वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। वो बार बार हद दर्जे शुक्रगुजारी और ममनूनियत का इजहार कर रहा था। ताहम उसे पूरी तरह मगलूब करने के लिए अभी मुझे महज इत्तेफाकन हाथ लग जाने वाले तुरुप के एक दो और पत्ते आजमाने थे। मैंने उसकी पुश्त पर थपकी देकर बिस्तर पर बिठाते हुए बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, यार सुरंजन दास, तुम्हारे करियर को खत्म कर देने वाली वो कार्रवाई तो मैंने किसी न किसी तरह रुकवा दी है, क्योंकि तुमसे दोस्ती के अलावा मुझे पक्की तरह मालूम था कि तुम बेकसूर हो। लेकिन तुम्हारी आज वाली हरकत की इत्तला मिश्रा तक पहुंच गई तो तुम्हें उपमान और धुतकार के साथ एयरफोर्स से निकाल बाहर करने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर सुरंजन दास पर गोया एक बार फिर फालिज का शदीद हमला हो गया। वो बुत बना फटी फटी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने उसकी कैफियत नजरअंदाज करके संजीदा लहजे में अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि कोकेन दुनिया की बदनाम तरीन मनशियात में से एक है। अगर ये साबित हो गया कि तुम कोकेन इस्तेमाल करते हो तो एसपी इंजीनियर से अपने गहरे याराने और कृष्णा मेनन जी से अच्छे ताल्लुकात के बावजूद मैं तुम्हें एयरफोर्स से निकाल बाहर किए जाने से नहीं बचा सकूंगा। ये तो ऐसा नशा है कि किसी ट्रक ड्राइवर को भी लाइसेंस से महरूम करने के लिए काफी है। तुम तो लाखों रुपए लागत वाले लड़ाका जहाज के पायलट हो और युद्ध के बीच जहाज उड़ाने में तुम्हारी घटिया कारकर्दगी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। ये राज मिश्रा तक पहुंच गया तो पहले कोर्ट मार्शल और फिर कम से कम लंबी जेल तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तुम्हें तो पता है कि कोकेन पीने के कई हफ्ते बाद भी उसकी अलामात खून में मौजूद रहती हैं। सुरंजन दास की पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें मेरे हर जुमले के साथ गहरी होती जा रही थी। मैं जानता था कि वो मुझसे क्या पूछना चाहता है, लेकिन खुद में हिम्मत नहीं पा रहा। ये सब वाजे करने से मेरा मकसद उसे बेबसी का एहसास दिलाना और ये इदराक करवाना था कि वो पूरी तरह मेरे रहमो करम पर है और मेरा ये मकसद बखूबी पूरा हो चुका था। लिहाजा मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, मैं आम हालात में कानून पर सख्ती से अमल करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैं अपने उसूलों की खातिर अपने प्यारे दोस्त का जीवन कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा ये राज कभी जबान पर नहीं लाऊंगा, मगर तुम्हें मुझको वचन देना होगा कि आइंदा कभी इस गंदे नशे के करीब भी नहीं जाओगे। मेरी बात मुकम्मल होते ही सुरंजन दास ने हाँ में जोर जोर से गर्दन हिलाई और मोहब्बत से मेरा हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, तुमने मुझ पर जो कृपा की है उसने मुझे जीवन भर के लिए तुम्हारा दास बना दिया है। तुम कभी आजमा कर देख लेना, तुम्हारे आदेश पर मैं जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। सुरंजन दास के लहजे में खुलूस की फरावानी थी और आंखों से अज़्म आया था। मुझे इत्मीनान महसूस हुआ कि उसे उंगली पर नचाने के लिए मुझे मिश्रा के सामने उसके मुनशियात इस्तेमाल करने का तबाहकुन राज बयान करने की धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल उसे ताबे फरमान रखने के लिए तुर्क का ये पत्ता तो मेरे पास आ ही गया था। मुझे ये तस्लीम करने से कोई इनकार नहीं कि इसमें मेरी कारगुजारी का कोई अमल दखल नहीं था। मैं तो महज उसे अपनी अपनायत भरी बातों के जाल में फंसाकर उस पुरखुलूस ताल्लुक के खातिर के सहारे अपने मतलूबा रास्ते पर चलने के लिए आमादा करने के लिए यहाँ आया था। ये महज अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम फरमाई थी कि उसने इस तरह की सूरत हाल पैदा करके पूरी तरह मेरा पाबंद बना दिया था। ताहम मैंने महज ये इदराक कराने के लिए कि वो मिश्रा की तरफ से अब भी खतरे की जद में है, सुरंजन दास को कहा, मुझे भरोसा है कि कम से कम मेरी यहाँ मौजूदगी के दौरान में मिश्रा तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं करेगा, परंतु मेरे जाने के बाद तुम्हें अवश्य सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मिश्रा जैसा घटिया व्यक्ति अपनी दुश्मनी इतनी जल्दी नहीं भूलेगा। मैंने देखा कि सुरंजन दास एक बार फिर खदशात में घिरने लगा है,
लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी। कहा, तुम फिक्र न करो, सरस्वती मैडम मेरी कोई बात नहीं टालती। मैं उसे इस बात पर अटल कर दूंगा कि मेरे जाने के बाद भी मिश्रा को तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई न करने दे। उम्मीद है उस वक्त तक तुम्हारे खून से कोकेन के असरात भी खत्म हो चुके होंगे और तुम्हें इस खतरनाक जाल में फंसाने का खतरा भी टल जाएगा। मुझे लगा कि मेरी बातों ने उसका हौसला बढ़ाया है। उसने एक बार फिर गहरी ममनूनियत का इजहार किया। तभी बिलाखिर मैंने उससे अपने मतलब की बात करने का फैसला किया। कहा, यार सुरंजन, वैसे तो मैं तुम्हें कम से कम वक्ती तौर पर टल जाने वाले उस खतरे के बारे में सावधान करने आया था, परंतु तुमसे मुझे एक फरमाइश भी करनी है। आशा करता हूँ कि तुम उसे पूरा करोगे। मेरी बात सुनकर वो पुरजोश लहजे में बोला, रोहित भैया, तुम बस एक बार कोई आदेश देकर देखो, विश्वास करो मैं उसे पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम्हारे इस प्यार के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, परंतु मैं कोई इतना जोखिम भरा काम तुम्हें नहीं सौंप रहा। असल में बात यह है कि मिश्रा के आदेश पर लांबा कल सुबह मुझे यहाँ के एयरबेस की सैर करवाने के लिए लेकर जाएगा। मिश्रा ने उसे मेरी हर फरमाइश पूरी करने का सख्ती से पाबंद किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे एयरबेस के दौरे के मौके पर तुम भी वहाँ मौजूद रहो। सुरंजन दास ने पुरजोश लहजे में कहा, मेरी कल कोई विमान उड़ाने की ड्यूटी तो नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए रोहित भैया मैं कल अवश्य वहाँ पहुँचूंगा और खुद विस्तार से वहाँ के हर स्थान की यात्रा करवाऊंगा। मैंने मुतमईन लहजे में कहा, ठीक है। दरअसल मुझे यहाँ के एयरबेस की जांच पड़ताल करके अपनी सलाह एयर चीफ के पास जमा करवानी है कि यहाँ किस किस तरह का बदलाव लाने की जरूरत है और यहाँ मौजूद लड़ाकू विमानों का मैं अपनी दिलचस्पी के लिए करीब से जायजा लेना चाहता हूँ। तुम्हें शायद मैंने पहले भी बताया था कि मुझे फाइटर एयरक्राफ्ट से बचपन से लगाव है और मैं खुद भी फाइटर पायलट बनने का सपना आंखों में सजाए जवान हुआ, परंतु देश के बंटवारे ने मेरे सारे सपने धूल मिट्टी में रोल दिए। सुरंजन दास मेरे हसरतनाक लहजे से बहुत मुतासिर हुआ और उसने तसल्ली दी कि वो मुझे एयरबेस पर मौजूद तमाम अकसाम के लड़ाका तैयारों का तफसीली मुआयना करवाएगा। मैंने उसे पूछा, वैसे यहाँ कौन कौन से लड़ाका तैयारे तैनात हैं? मारूत और MiG-21 का तो खैर मुझे पता है। उसने फखर आमेज लहजे में कहा, यहाँ आमतौर पर एक मारूत, 8 MiG-21, 6 फोलैंड नेट, 5 हंटर और 3 कैम्बरा बम्बार विमान किसी भी एक्शन के लिए दस्तयाब होते हैं, परंतु अन्य तरह के कई विमान भी यहाँ आते रहते हैं। मिस्टियर और वैम्पायर विमान भी पहले यहाँ होते थे। हाँ, हेलीकॉप्टर बस बेल टॉप के हैं। मैंने बच्चों की तरह खुश होने का नाटक करते हुए कहा, शानदार। मैं बता नहीं सकता कि मुझे लड़ाकू विमानों को करीब से देखने और उनमें बैठकर उड़ान भरने का कितना अरमान है। मैं तुम्हारी तरह पायलट होता तो रोज आकाश की सैर करता, परंतु अब तो मैं लड़ाकू विमान उड़ाना सीख ही नहीं सकता। लगता है मैं ये हसरत दिल में लिए ही दुनिया से चला जाऊंगा।